हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बिजल और आज का आपका टॉपिक कर रहे हैं हम यहाँ पे टेड ह्यूज का पोएम क्रो को लेके। टेड ह्यूज की अगर हम बात करें तो ये आपके 20th सेंचुरी के सबसे पावरफुल और रॉ पोइट्स में से एक माने जाते हैं। अगर आपने उनकी पोइट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि उनका जो स्टाइल है वो एकदम अनफिल्टर्ड और रियल होता है यहाँ पे। तो अगर आप उनकी पर्सनैलिटी और उनकी पोएटिक जर्नी की बात करेंगे यहाँ पे तो आपको पता लगेगा कि ये एक आपके एनिमल पोएट थे, आपके जो आपके नेचर को बिल्कुल उसका जो रियल असली रूप था उसमें प्रेजेंट करते थे। तो टेड ह्यूज को आपके अक्सर एनिमल पोएट पोएट कहा जाता है, लेकिन उनकी नेचर जो नेचर की तरह बात करते हैं यहाँ पे वो आपके बाकी पोएट्स की तरह ग्रीन गार्डन्स या फ्लावर्स वाली नहीं होती। यहाँ पे इनकी मेन चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी इनकी वर्सलर और अनसेंटिमेंटल पोर्ट्रेयल। तो ये वर्सरल एंड अनसेंटिमेंटल का मतलब क्या है? टेड ह्यूज आपके नेचर को सिर्फ सुंदर दिखाने की बजाय उसको विसरल यानी आपके रॉ तरीके से और एकदम अनसेंटिमेंटल रूप में उसको दिखाते थे। उनके लिए नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ है यहाँ। तो यानी जहाँ आपका वॉयलेंस है यहाँ पे, तो ये वॉयलेंस को एकदम नॉर्मल बना देते हैं नेचर में। ठीक है। तो ये आपके साथ में यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं आपकी सर्वाइवर आपकी स्पिरिट के साथ में। तो आपका उनकी जो फेमस कलेक्शन है जैसे आपका हॉक इन द रेन हो गया और इनका लुपरकल हो गया है, उनमें एनिमल सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वो सर्वाइवल पावर और इंस्टिंक्ट का सिंबल है। वो दिखाते हैं कि कैसे एक हॉक यहाँ पे और एक फॉक्स सिर्फ अपने इंटेलेक्ट, अपने ब्रेन, अपने दिमाग और ताकत के दम पर दुनिया में सर्वाइव करते हैं यहाँ पे। फिजिकली वो स्ट्रांग नहीं है लेकिन इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी स्ट्रांग। तो जहाँ दूसरे पोएट्स एक बर्ड को देखकर और उसकी सॉन्ग की तारीफ करते हैं, यहाँ पे टेड ह्यूज वहाँ आपके उन्हीं चीज़ों को फोकस करने के लिए उनका फोकस शार्पन बीक की बात करेंगे। वो यहाँ पे वो सेम बर्ड के बारे में, लेकिन उसकी वो जो एकदम शार्पन चोंच होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये उनका डिस्टिंक्टिव स्टाइल हो गया। टेड ह्यूज आपके पोइट लॉरिएट भी रह चुके हैं यहाँ पे। तो ये सिर्फ एक आपके नॉर्मल पोइट नहीं थे बल्कि वो ब्रिटेन के पोइट लॉरिएट भी थे। और ये ऑफिशियल रिकग्नाइजेशन मिला था उनको इन 1984 से अंटिल हिज डेथ, और दैट हैपेंड इन 1998 में। तो ये अपने 1998 1984 से 1998 तक आपके पोएट लॉरिएट रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा ऑफिशियल ऑनर है जो दिखाता है कि उनका स्टेटस ब्रिटिश लिटरेचर में कितना ऊंचा था। फिर आप बात करें यहाँ पे तो उनका जो पोएट्री था यहाँ पे, सो ही रोट पोएट्री फॉर द नेशन। इस पोजीशन पर रहते हुए उन्होंने उनके नेशन और रॉयल्टी से जुड़े कई इवेंट्स पर पोएम लिखी जो उनकी वर्सैटिलिटी को यहाँ पे आपका दिखाती है। फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा उनका फिलोसॉफिकल शिफ्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने शैमनिज्म और क्रो में हम यहाँ पे बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट में। तो टेड ह्यूज के पोइट्री में आपका टाइम के साथ एक बहुत बड़ा चेंज आया, और वो क्या था कि अब वो सिर्फ नेचर से हटकर फिलोसॉफी और फोकलोर की तरफ उन्होंने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट जगाया। तो अब यहाँ पे आया था सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था उनका शैमनिज्म और आपके एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर। तो यानी शैमनिज्म क्या है? शैमनिज्म यानी एनिमल्स के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन, और आपका एंथ्रोपोलॉजी जो आपका ह्यूमन हिस्ट्री होता है। तो ये उन दोनों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। उन्हें लगता था कि मॉडर्न इंसान, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग नेचर से टूट गया है और पोएट्री ही वो रास्ता है जिससे वो हमें वापस कनेक्ट कर सकता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे क्या है, एक आपका ट्रिक्स्टर आर्किटाइप इन्होंने फाउंड किया था फोकलोर में। अब ये ट्रिक्स्टर आर्किटाइप क्या होता है? तो टेड ह्यूज ने फोकलोर से ट्रिक्स्टर का कॉन्सेप्ट लिया। उनका सबसे फेमस कैरेक्टर क्रो इसी ट्रिक्स्टर आर्किटाइप का हिस्सा है। हम इस क्रो के बारे में जो बात करने वाले हैं दैट इज द पार्ट ऑफ दिस ट्रिक्स्टर आर्किटाइप। तो ये क्रो बहुत चालाक है और थोड़ा सा बुरा भी है, और हर डिस्ट्रक्शन के बाद भी वो जिंदा बच जाता है। तो ये आपके ह्यूमन सर्वाइवल का एक आपका डार्क सिंबोलिज्म की तरह इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझोगे यहाँ पे, तो टेड ह्यूज की पर्सनल लाइफ का उनकी पोएट्री पर बहुत गहरा असर पड़ा, और खास करके उनकी वाइफ सिल्विया प्लाथ की डेथ के बाद में। टेड ह्यूज की वाइफ कौन थी? सिल्विया प्लाथ। इनके वाइफ का नाम है यहाँ पे सिल्विया प्लाथ। ठीक है। तो उनकी डेथ के बाद में काफ़ी ज़्यादा इनको चेंज, इनका आपको ट्रांजिशंस, इनको जो भी इनके चेंज आए थे वो इनकी पोइट्री में साफ देखने को मिलते हैं। पहला आया था इनका पीरियड ऑफ डीप पर्सनल ग्रीफ और साइलेंस को लेके। तो 1963 में क्या हुआ था यहाँ पे, सिल्विया पाथ शी कमिटेड सुसाइड, सुसाइड कर ली थी उन्होंने यहाँ पे। और उसके बाद में टेड ह्यूज बहुत बड़े ग्रीफ और साइलेंस में चले गए थे। उन्होंने काफ़ी सालों तक कुछ भी नहीं लिखा था यहाँ पे।
फिर उन्होंने रिटर्न लिया, अपना वापस से पोइट्री लिखना स्टार्ट किया विद क्रो। तो जब वो साइलेंस से बाहर आए तो उन्होंने क्रो, फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ क्रो लिखा। तो ये उनकी अब तक की सबसे डार्क और निहिलिस्टिक कलेक्शन मानी जाती है, क्योंकि इसमें उनका पर्सनल दुख और उनका जो दुनिया की जो हार्शनेस है, रूडनेस है, कोल्डनेस है, वो यहाँ पे आपको साफ दिखती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब आप बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे आपके क्रो की, फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ द क्रो, पब्लिश्ड इन 1970। तो आप ये देखिए, ये कलेक्शन सिर्फ पोइट्री में नहीं, बल्कि एक नया माइथोलॉजी, नया माइथोलॉजी है, जहाँ टेड ह्यूज ने दुनिया के लिए एक नया एलिमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। पब्लिकेशन का बात करें यहाँ पे, तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1970। ये कलेक्शन 1970 में आया, लेकिन इसका काम बहुत पहले शुरू हो गया था। तो ये ह्यूज के साइलेंस के बाद उनका सबसे बड़ा रिटर्न था। आर्टिस्टिक आइडिया को अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका, तो इस कलेक्शन के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। टेड ह्यूज को ये आइडिया उनके फ्रेंड और आर्टिस्ट लियोनार्ड बास्किन ने दिया था। बास्किन ने ह्यूज को कहा कि वो एक क्रो के बारे में कुछ लिखे। तो बास्किन ने ही इस बुक के लिए वो फेमस आपकी एक बहुत डरावनी सी क्रो की एक ड्राइंग है जो इसमें देखने को मिलती है, वो उन्होंने बनाई थी। और उन्होंने ह्यूज की इमेजिनेशन को यहाँ से आपका ट्रिगर किया था। ठीक है, तो ये बास्किन, लियोनार्ड बास्किन को इसका क्रेडिट जाता है, एंड ही वॉज द वन हु पेंटेड इट। फिर आता है इनका द माइथिक साइकिल को लेके। अब टेड ह्यूज ने क्रो को एक आपके नॉर्मल बर्ड की तरह नहीं, बल्कि एक लेजेंडरी क्रिएचर की तरह यहाँ पे दिखाया है, जो आपके एंटाई जेनेसिस, यानी बाइबल की पहली बुक है आपकी जेनेसिस, जहां गॉड दुनिया को 7 दिन में बनाते हैं और सब कुछ बहुत परफेक्ट होता है। लेकिन ह्यूज ने इसे एंटाई जेनेसिस कहा। उन्होंने दिखाया कि गॉड की क्रिएशन फेल हो गई है, दुनिया यहाँ पे वायलेंस, सैडनेस और मेलंकनी और डेथ से भरी हुई है यहाँ पे आपका। फिर उन्होंने एक यहाँ पे ब्लैक बीस्ट का आपका यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया है। तो इस फेल्ड वर्ल्ड में सिर्फ एक ही क्रिएचर सर्वाइव करता है, और वो ब्लैक बीस्ट कौन है? वो क्रो है। क्रो को यहाँ पे ब्लैक बीस्ट बोला गया है क्योंकि वो आपके डेथ और डिस्ट्रक्शन के हर गेम के बाद भी वो जिंदा बच जाता है। तो वो गॉड का मजाक उड़ाता है और दिखाता है कि सर्वाइवल के लिए प्यार या मॉरल्स नहीं चाहिए, बल्कि स्टबर्डनेस, जिसे आप जिद बोलते हो, वो चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसका एग्जाम्पल समझोगे तो एक पोयम में गॉड लव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में क्रो पैदा हो जाता है। तो ये दिखाता है कि ह्यूज के हिसाब से आपका असलियत प्यार नहीं, बल्कि क्रो की तरह रॉ सर्वाइवल है यहाँ पे आपका। ठीक है, अब आप इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझो इस पोयम का। तो ये पोयम आपके पोस्ट वॉर डिसइल्यूजनमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये कलेक्शन उस वक्त आया जब दुनिया दो बड़े सदमों से गुजर रही थी, एक तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड और दूसरा द कोल्ड वॉर। ये दोनों आपके यहाँ पे चल रहे थे। ठीक है, कोल्ड वॉर भी था और पोस्ट वर्ल्ड वॉर डिसइल्यूजनमेंट भी चल रहा था आपका यहाँ पे। तो अब हुआ क्या था आउटकम? फेलियर ऑफ फेथ। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो आपके मास वायलेंस और होलोकास्ट हुआ, उसके बाद लोगों का क्रिश्चियनिटी और गुडनेस से भरोसा उठ गया था। अब लोगों को लगा कि अगर गॉड है, भगवान है, तो इतना खून खराबा क्यों हुआ? फिर उन्होंने आपका देखा आपको कि शेडो ऑफ द कोल्ड वॉर भी चल रही थी यहाँ पे। अब 1960s में और आपके 70s में कोल्ड वॉर मंडरा रहा था यहाँ पे आपका। तो ये हमेशा डर रहता था कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो सकता है और दुनिया खत्म हो जाएगी। तो क्रो को एज अ मिरर बताया यहाँ पे ह्यूज ने। क्रो को एक मिरर की तरह यूज किया, ये दिखाने के लिए कि ऐसी बेरहम दुनिया जिसे आप कहते हो, ऐसी रूड, ऐसी निहिलिस्टिक दुनिया में पुरानी स्टोरीज जैसे बाइबल में जो है, ये सब काम नहीं आने वाली है। हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो डिस्ट्रक्शन में भी आपके हंस सके और सरवाइव कर सके, और वहीं से आपका आपका ये क्रो कैरेक्टर डेवलप होता है। आप यहाँ पे इस पोएम को समझोगे यहाँ पे, तो पहले आप देखो यहाँ पे कॉस्मिक यहाँ पे केओस को बताया गया है, और आप इसको देखो यहाँ पे कैसे बता रहे हैं यहाँ पे डेड्यूस। क्रो सॉ द माउंटेन्स क्रैशिंग इन द सन। तो ये क्या मतलब है? यहाँ पे अब जो क्रो है आपका, वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है फिजिकल वर्ल्ड को, जो कैसा है, इट इज अ प्लेस ऑफ एक्टिव डिस्ट्रक्शन। तो अब यहाँ पे माउंटेन्स जो है, दे आर नॉट सिंबल्स ऑफ स्टेबिलिटी या पीस। ह्यूज ने यहाँ पे दिखाया है नेचर को एक वायलेंटली एक्टिव, जो आपका सन है, इवन द सन इज पार्ट ऑफ द क्रैशिंग एनर्जी। ये बोल रहा है ना, माउंटेन्स क्रैशिंग द सन, तो ये भी उस एनर्जी का पार्ट है यहाँ पे। तो ये एक वायलेंट यूनिवर्स है जहां हर पल आपकी तबाही हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर बोल रहा है एंड द सी कोलाई, सॉरी, सी कॉइल्ड इन इट्स बेड। तो यहाँ पे आपका जो सी है, उसको यहाँ पे बड़े कैसे डिस्क्राइब किया गया है? कॉइल्ड की तरह, लाइक अ स्नेक प्रेडेटर। अपने बेड में जैसे गोल गोल घूम के, अब सांप ऐसे पड़ा रहता है ना गोल गोल घूम के, तो ऐसे सी भी यहाँ पे आपके कॉइल्ड हो रखे हैं यहाँ पे। तो सी यहाँ पे आपके काम नहीं है या फिर सूदिंग नहीं है, वो एक डेंजरस एनिमल की तरह है, और वो वेट कर रही है किसी भी वक्त आपको स्ट्राइक करने के लिए। तो समुद्र सुकून नहीं देता, वो एक खतरनाक प्रेडेटर की तरह यहाँ पे आपका लग रहा है।
फिर बोल रहा है एंड ही सॉ द स्टार्स फ्यूमिंग इन देयर वायरस। तो मतलब अब ये स्टार्स जो हैं यहाँ पे, स्टार्स कैसे हो रहे हैं, दे आर फ्यूमिंग लाइक अ टॉक्सिक डिजीज और वायरस। तो ये जो है यहाँ पे स्टार्स फ्यूमिंग इन देयर वायरस, ये बहुत ही डार्क इमेज है। यूजुअली स्टार्स क्या सिंबलाइज करते हैं आपके, ब्यूटी को और गाइडेंस को, लेकिन टेड ह्यूज ने पूरे एंटायर यूनिवर्स को ऐसा बताया है कि वो आपके इन्फेक्टेड है। किस किस डिजीज से इन्फेक्टेड है, डिजीज ऑफ एग्जिस्टेंस से। पूरे यूनिवर्स में एक तरह की सड़न या वायरस आपकी फैली हुई है। फिर आपका नेक्स्ट उसमें देखो यहाँ पे, ये आपका पूरा निहिलिस्टिक मेजरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बता रहे हैं। अब ये बता रहे हैं ही मेजर्ड द हाइट ऑफ द हिल्स अगेंस्ट द हाइट ऑफ द हिल्स एंड फाउंड देम इक्वल, है ना। फिर बोल रहे हैं ही मेजर्ड द डेप्थ ऑफ द सी अगेंस्ट द डेप्थ ऑफ द सी एंड फाउंड इट इक्वल। ही मेजर्ड द स्पीड ऑफ द विंड अगेंस्ट द स्पीड ऑफ द विंड एंड फाउंड इट इक्वल। तो अब ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे आपके, क्रो यहाँ है जो अपना लॉजिक है ना अप्लाई करना चाहता है बाय मेजरिंग थिंग्स अगेंस्ट देमसेल्फ। तो ये लाइन आपका क्या रिप्रेजेंट करती है पूरा, ये आपके निहिलिज्म को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे आपका। तो ये वो बिलीफ है कि सब कुछ दुनिया में मीनिंगलेस है, किसी का कोई पर्पस ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। तो अगर तुम किसी पहाड़ को मेजर करोगे दूसरे पहाड़ से, तो तुम्हें कोई नई नॉलेज नहीं मिलने वाली है। तो क्या इसका रिजल्ट हुआ, क्रो यहाँ पे पता करता है कि जो वर्ल्ड है ये एक पॉइंटलेस लूप की तरह है, यहाँ पे कुछ प्रोग्रेसिव नहीं है, बस रिपीटेटिव साइकिल्स चल रही है आपकी एग्जिस्टेंस की। तो दुनिया एक ऐसा लूप है जहां कुछ भी नया या मीनिंगफुल आपका नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं अब आपका, ही सॉ द सोललेस शू रस्टेड इन द गार्बेज कैन, ही सॉ द गार्बेज कैन रस्टेड इन द गार्बेज कैन। तो ये फेलियर ऑफ सिविलाइजेशन को यहाँ पे बता रहा है। अब क्रो अपना शिफ्ट करता है, जो उसका जहाँ पे देख रहा है गेज है, अब वो यूनिवर्स से वर्ल्ड बिल्ड बाय ह्यूमंस की तरफ यहाँ पे आपका दिखा रहा है, देख रहा है। तो अब ये बोल रहा है यहाँ पे ही सॉ द सोललेस शू रस्टेड इन द गार्बेज कैन। तो ये एक शू को देखता है जिसमें कोई सोल नहीं होता है, और वो एक डस्टबिन में पड़ा हुआ होता है। तो ये एक आपका फेमस पन है यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ये जो सोललेस है ना यहाँ पे, सोललेस, इसका क्या मतलब है, सोललेस, बिना आत्मा के, है ना। तो ये ह्यूज ने सजेस्ट किया है कि मॉडर्न ह्यूमैनिटी भी अपना सोल को खो चुकी है, और सिंपली वो अब एक डस्टबिन, एक गार्बेज का पार्ट बन गई है। यानी मॉडर्न इंसान की आत्मा मर चुकी है और वो सिर्फ एक कचरा बनकर रह गया है। फिर बोल रहा है ही सॉ द गार्बेज कैन रस्टेड इन द गार्बेज कैन, ही सॉ द फॉरगॉटन कोट इन द गार्बेज कैन। तो ये अब क्या है, लेयर्स देख रहा है। लेयर्स किसकी, वो जो कचरा पड़ा हुआ है, जो डिस्कार्डेड क्लोथिंग है, वेस्ट है, उनको देख रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लाइन्स है आपकी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके डीके को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग जो आपके ह्यूमन क्रिएट करते हैं, मेटल से लेके क्लोथिंग तक, ये आपके डेस्टाइंड है कि ये आपके ट्रैश कैन में जाएंगे ही जाएंगे। तो ये दिखाता है फेलियर ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। इंसान ने जो भी बनाया है वो आखिर में बेकार और रस्टेड होना ही है। फिर आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ही सॉ द स्मोकिंग फेस इन द गार्बेज कैन, क्रो शिवर्ड, ही ब्लिंक्ड। अब यहाँ पे अब ये स्मोकिंग फेस देख रहा है ट्रैश के अंदर यहाँ पे। तो ये एक इमेज है, ये जो स्मोकिंग फेस है यहाँ पे, ये आपका एक वॉर ट्रॉमा को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये इमेज है वॉर ट्रॉमा की। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब ह्यूमन आइडेंटिटी को एक वेस्ट की तरह डिस्कार्ड कर दिया गया था, तो स्मोकिंग फेस सजेस्ट करता है कि डिस्ट्रक्शन और वो जो आपकी रिमेन्स रह गए थे बर्न आउट सिविलाइजेशन के, तो वॉर के बाद इंसान की आइडेंटिटी कोई वैल्यू नहीं रही और उसे कचरे की तरह फेंक दिया गया यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट लाइन देखो यहाँ पे आपका एपिफनी आती है, जहां पे वो अपने हॉरर को डिस्कवर करता है। क्रो शिवर्ड, ही ब्लिंक्ड, ही सॉ द वर्ल्ड एज इट वाज एंड द वर्ल्ड वाज अ हॉरर एंड क्रो अलाइटेड। तो यहाँ पे क्रो रिएक्ट करता है फिजिकली। अब वो शिवर कर रहा है, कांप रहा है, और वो ब्लिंक कर रहा है शॉक में। तो फाइनली वो इस दुनिया को देखता है जैसे कि वो है, अनफिल्टर्ड रियलिटी। तो ये रियलाइजेशन यहाँ पे ये रियलाइजेशन हुआ है कि ये जो क्रिएशन है ये कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत खतरनाक हॉरर है, और इट इज फिल्ड ओनली विद वायलेंस, डीके एंड डेथ। तो क्रो को रियलाइज हो गया कि भाई ये दुनिया कोई सुंदर जगह नहीं, बल्कि एक डरावनी हॉरर मूवी है यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर ये बोल रहा है एंड क्रो अलाइटेड, ही सैट ऑन द ब्रांच ऑफ द वर्ल्ड, और फिर बोल रहा है यहाँ पे एंड द वर्ल्ड डिड नॉट ब्रेक। तो यहाँ पे क्रो अलाइट्स का मतलब है अब वो डिसेंड और लैंड करता है यहाँ पे। तो अब ये ब्रांच पे बैठा होता है, ये दुनिया की जो हॉरिबल दुनिया है उसकी ब्रांच पे बैठा है, और ये ब्रांच उसके वेट को होल्ड कर रही है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोएम। डिस्पाइट नोइंग कि ये दुनिया एक बहुत खतरनाक चीज है, हॉरर है, हॉरर से भरी हुई है, क्रो तब भी वहां पे डिसाइड करता है टू स्टे एंड एंड्योर, ठीक है। अब ये बोल रहा है ही सैट ऑन द ब्रांच ऑफ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड डिड नॉट ब्रेक। अब व्हाई डिड इट नॉट ब्रेक, क्यों नहीं टूटा, क्योंकि ये दिखाता है क्रो की जो विल है टू सर्वाइव को लेके।
तो इसकी जो स्पिरिट है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो अपना वो बर्दाश्त कर सकती है ये जो वेट है यहाँ पे ब्रोकन वर्ल्ड का उसको। तो द वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट, लेकिन क्रो वहां पे रिमेन करता है, वो वहीं पे रुकता है, वहीं पे सब कुछ बेयर करता है। तो दुनिया तबाह हो रही है पर क्रो की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसे वहां टिकाए रखती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्रो अलाइट्स का पूरा पोएम का यहाँ पे आपका मीनिंग था यहाँ पे। तो अब आप इसको यहाँ पे देख लो एक बार, आपका क्रिटिकल मैं ब्रेक डाउन करूँ यहाँ पे। तो ये जो आपका वायरस ऑफ गॉड को यहाँ पे बताया गया है, ये आपके थर्ड लाइन में यूज किया था इन्होंने यूज ने। तो यू यहाँ पे रेफर कर रहे हैं स्टार्स को एज वायरस, मतलब कि क्रिएशन का कोई महान आपका यहाँ पे चमत्कार या फिर कोई आपका मैजिक नहीं है, बल्कि एक इन्फेक्शन है ना, जहाँ पे नेचर इज पोर्ट्रेड एज अ स्प्रेडिंग डिजीज। गार्बेज कैन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इक्वल मेजरमेंट्स बता दिया कि भाई आप कुछ भी इक्वल यहाँ पे मेजर कर लो, तब भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो ये टोडोलॉजी वाला आपका यहाँ पे ये दिया गया है, ये जो वर्ड दिया है टोडोलॉजी, तो इसका मतलब होता है कि थिंग्स आर नॉट व्हाट दे आर। जिंदगी में कोई छुपा हुआ महान आर्ट नहीं है यहाँ पे, आपका जो हायर पर्पस है वो नहीं है यहाँ पे, सब कुछ बस मैकेनिकल और आपका पॉइंटलेस है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, फिर आपका टेस्ट और नैरेटिव फ्लो का बात करो आप इस पोएम का, तो ये टेड ह्यूज ने इस कलेक्शन को एक मिथिक एपिक की तरह लिखा है। इसका स्ट्रक्चर आप समझने का कोशिश करो। ये जो है ये एक सीरीज की तरह इसको बताया गया है, विच इज लूजली कनेक्टेड नैरेटिव पोएम है। ठीक है, तो इनकी और भी की पोएम्स यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर में बताई गई है, जैसे कि एग्जामिनेशन एट द वूम हो गया, क्रोलाइट्स है और क्रोज थियोलॉजी है। ठीक है, तो क्रो जो है ये कैसे क्रिएट किया गया था, ये आपका क्रिएट किया गया था एक नाइटमेयर से जो चैलेंज करता है गॉड को। तो थ्रू आउट द पोएम क्रो अटेम्प्ट करता है बोलने की कोशिश करता है, लव करने की कोशिश करता है एंड अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, बट इन द एंड होता क्या है, वो हमेशा ही कंसिस्टेंटली फाइट्स ओनली वायलेंस एंड सर्वाइवल। तो क्रो हर जगह ईश्वर को ढूंढता है पर उसे सिर्फ आपको डेथ ही डेथ मिलती है यहाँ पे। ये जो वर्क है आपका, ये आपका एंटाई बाइबल है यहाँ पे आपका। तो ये आपका ऑफ्टन पैरोडी है आपका किसका, बुक ऑफ जेनेसिस का, और गॉस्पेल्स और क्रिश्चियन आपका जो लिटर्जी है उनका। तो ह्यूज ट्रेडिशनल रिलीजियस स्टोरीज का यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं, और वो दिखाते हैं कि बाइबल की जो पीसफुल बातें हैं वो इस वायलेंट दुनिया में काम नहीं आने वाली है, वो फेल हो जाती हैं। ठीक है, स्टाइल का बात करो यहाँ पे, तो स्टाइल एकदम रॉ और ब्रूटल स्टाइल है यहाँ पे आपका। टेड ह्यूज ने बहुत हार्श और मोनोसिलेबिक और ब्रूटल लैंग्वेज को यूज किया है, वो कोई आपकी मीठी भाषा नहीं, बल्कि एकदम शार्प और चुभने वाले यहाँ पे शब्दों को यहाँ पे यूज किया है। रिपीटेशन है यहाँ पे जो आपके ओरल ट्रेडिशन में स्टाइल में यूज किए जाते हैं, और इनको यहाँ पे यूज किया है। तो ये लाइन आपके इनको कनेक्ट करती है यहाँ पे, आपका फ्री वर्ड्स में आपके अच्छे से यूज हो सकती है, और फ्री वर्ड्स को यूज किया गया है ताकि वो आपके अनफिनिश स्टेट ऑफ द वर्ल्ड को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। तो दुनिया टूट रही है, इसलिए उनकी पोइट्री का रिदम भी यहाँ पे आपकी टूटी फूटी और फ्रेगमेंटेड फॉर्म में यहाँ पे मेंशन की गई है। थीम्स का बात करो तो सर्वाइवल ओवर मोरालिटी का थीम है। क्रो डजंट केयर अबाउट बीइंग गुड और सिंफुल, ही ओनली केयर्स अबाउट रिमेनिंग अलाइव, जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है उसके लिए। फिर यहाँ पे बात किया जा रहा है फेथ फेलियर ऑफ क्रिश्चियनिटी को लेके, तो गॉड इज ऑफ्टन पोर्ट्रेड एज वीक कंफ्यूज्ड, है ना, और इसको क्रिएट किया था डार्कनेस ऑफ हिज ओन क्रिएशन ने। ठीक है, प्राइमल वायलेंस को लेके बताया गया है यहाँ पे, तो नेचर इज नॉट ब्यूटीफुल बल्कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन को लेके। तो नेचर का असली रूप आपका शिकार और भूख है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे आपके मेंशन की गई है। अब आपका सिंबोलिज्म का बात करो तो जो द क्रो है यहाँ पे आपका, तो क्रो जो है ये सिर्फ एक आपका बर्ड नहीं, बल्कि इट सिंबलाइजेज द इनडिस्ट्रक्टेबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। तो क्रो एक ट्रिक्स्टर फिगर है, जैसे आपके नेटिव अमेरिकन मिथ में कोयोटे होते हैं यहाँ पे आपके, तो ये हमेशा सर्वाइव करता है चाहे दुनिया तबाह हो जाए। तो ये इंसान की उस जिद का सिंबल है जो आपके दुख में भी नहीं मरती है यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर गॉड का बात करें तो गॉड ने एक नाइटमेयर को जन्म दे दिया यहाँ पे, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो टेड ह्यूज दिखाते हैं यहाँ पे कि ट्रेडिशनल रिलीजन अब मॉडर्न दुनिया के जो वायलेंस है उसको संभालने में काम नहीं आ सकता है। फिर ये बात करें ब्लैकनेस को लेके, तो ये ब्लैकनेस आपके वर्ड और प्राइमल स्टेट का सिंबल है। लॉजिक, रिलीजन, ये साइंस, इनके आने से यहाँ पे पहले यूनिवर्स जिस डार्कनेस और रॉ स्टेट में था, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज द नथिंगनेस फ्रॉम विच एवरीथिंग कम्स। फिर ये स्माइल एंड द लाफ की बात कर रहे हैं, तो यूजुअली इनकी पोएम्स में क्रो या कोई और कैरेक्टर अचानक से हंसता है, तो ये कोई खुशी वाली हंसी नहीं है, बल्कि इट इज द रियलाइजेशन ऑफ एब्सर्डिटी। जब इंसान को समझ आता है कि जिंदगी कितनी बेरहम है और कितना बड़ा जोक है, मजाक है, तब वो यहाँ पे स्माइल पैदा होती है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो सरकाजम है ये आपका यहाँ पे।
क्रिटिकल एनालिसिस में देखोगे यहाँ पे आपका, तो पोस्ट डार्विनियन व्यू में इसको बताया गया था। स्कॉलर्स का मानना था कि क्रो एक ऐसी दुनिया दिखाता है जिसमें कोई मॉरल सेंटर नहीं है, यहाँ सिर्फ एवोल्यूशन और बायोलॉजी के लॉज चलते हैं, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। यहाँ सही या गलत कुछ नहीं है, ये सिर्फ जिंदा रहना ही यहाँ पे सबसे बड़ा सच है। फिर यहाँ पे शैमैनिक जर्नी का बात करें तो ये पूरी सीक्वेंस का शैमैनिक फ्लाइट की तरह है। पोएट अपनी पर्सनल कैटास्ट्रॉफी, जो इनका सिल्विया प्लाथ की मौत थी, उसके बाद उनका दिमाग अंडरवर्ल्ड में उतरता है ताकि वो फिर से बोलने का एक नया रास्ता ढूंढ सके। ठीक है, तो जेंडर कॉन्फ्लिक्ट का बात करें यहाँ पे, तो ह्यूज के मुताबिक आपका जो मेल फीमेल होते हैं, उनका जो रिलेशनशिप है वो अक्सर एक कैनिबलिस्टिक बैटल होता है, जहाँ पे एक दूसरे को खा जाने की होड़ होती है, बन जाती है। तो इंटीमेसी यहाँ सुकून नहीं बल्कि एक प्राइमल वॉर बनकर रह जाता है यहाँ पे आपका। ठीक है, मेजर की पॉइंट्स आपको यहाँ पे रिवाइज करने हैं। सबसे पहला आपका है क्रो इज अ मिथिक साइकिल। ये आपका सिर्फ एक रैंडम आपका पोइट्री का यहाँ पे बताया नहीं गया है, ये साइकिल है जिसका अपना एक स्टार्ट है और अपना एक एंड है। पैरोडी ऑफ रिलीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये रिलीजियस टेक्स्ट का एक पैरोडी है, ताकि ये दिखाया जाए कि मॉडर्न वर्ल्ड में पुरानी स्टोरीज अब आपकी इनएडिक्वेट है, इरेलीवेंट है। निहिलिस्टिक है यहाँ पे आपका, तो हालांकि आपका टोन बहुत ही एपोकैलिप्टिक है और निहिलिस्टिक है ना, पर क्रो के सरवाइव करने का जो ग्रिम रेजिलियंस है वो आपको एक होप भी दे रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है, मेटाफिजिकल शिफ्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये यूज की नेचर पोएट्री यहाँ पे एनिमल से मेटाफिजिकल मिथ मेकिंग फिलोसॉफी की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब मेन आपके क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करो। व्हाट इज द सेंट्रल आर्किटाइप एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर ऑफ क्रो? कौन सा आपका आर्किटाइप है? वो है यहाँ पे ट्रिक्स्टर। ठीक है, तो ट्रिक्स्टर फिगर की तरह यहाँ पे बनाया है, और ये हीरो नहीं है बल्कि एक ऐसा चालाक और जिद्दी कैरेक्टर है जो डिस्ट्रक्शन के बाद भी आपका सर्वाइव करता है। विच आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस द क्रिएशन ऑफ द क्रो सीक्वेंस? ये आपके लियोनार्ड मास्किन थे, जिन्होंने आपका क्रो का इमेज भी ड्रॉ किया था यहाँ पे। ठीक है, इन एग्जामिनेशन एट द वूम डोर, हु इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ एवरीथिंग? किसके बारे में बात की जा रही है? डेथ के बारे में बात की जा रही है। द क्रो पोएम्स आर ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज अ क्रिटिक ऑफ विच रिलीजन? कौन से रिलीजन के क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ पे? ये क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, और स्पेशली जेनेसिस को। जेनेसिस बुक का पैरोडी है ये। व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट डीपली इन्फॉर्म्स द एपोकैलिप्टिक टोन ऑफ ह्यूज क्रो? किसके बारे में बताया गया है यहाँ पे एपोकैलिप्टिक टोन को लेके? पोस्ट वर्ल्ड वॉर डिसइल्यूजनमेंट और साथ में कोल्ड वॉर का यहाँ पे जो आपका बात हो रही थी। विच साइकोलॉजिकल थ्योरिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द शेडो इज ऑफ्टन अप्लाइड टू द क्रो? किसके यहाँ पे आपकी थ्योरी को अप्लाई किया जाता है? तो वो कार्ल जंग की थ्योरी को अप्लाई किया जाता है। इन द पोएम द क्रो अलाइट्स, व्हाट डज क्रो सी दैट मेक्स हिम शिवर? क्या देख लेता है वो ऐसे जिसकी वजह से वो कांपने लग जाता है? तो वो यहाँ पे वायरस ऑफ गॉड एंड मुंडेन डीके को देख लेता है यहाँ पे आपका। हाउ डज ह्यूज स्टाइल इन क्रो डिफर फ्रॉम हिज अर्लियर वर्क इन लाइक ल्योपरकल? क्या यहाँ पे आपका डिफरेंस है यहाँ पे? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, रिपीटेटिव है और ओरल बेस्ड है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो टेड ह्यूज ने यहाँ पे अब्रेसिव डिक्शन, जिसको कि कड़वी भाषा बोलते हो, और ट्राइबल चांट जैसे रिपीटेशन यूज किए हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ गॉड इन द पोएम क्रोज थियोलॉजी? क्या स्टेटस है यहाँ पे आपका थियोलॉजी में? तो ये स्टेटस यहाँ पे बताया गया है आपका कंफ्यूजन एंड स्मॉलर देन द नाइटमेयर को लेके यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर बोला गया है रीडिंग मेक इट अ फुल मैन इज एन अफोरिज्म बाय बेकन, बट विच ऑफ दिस डिफाइंस ह्यूज क्रो? क्या दिखाता है ह्यूज के क्रो को यहाँ पे? तो ये है आपका यहाँ पे क्रो इज द लॉजिक ऑफ द वर्ड की तरह बताया है। ठीक है, तो ये था आपका टेड ह्यूज का पोएम द क्रो, और आई होप अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। और ये पोएम्स को थोड़ा सिंबॉलिकली आप अच्छे से पढ़ोगे तो इनके अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सिंबॉलिकली पढ़ो, अभी मैंने जो जो सिंबॉलिज्म पढ़ाया है ये पीडीएफ में सब कुछ मेंशन्ड है, तो इन पे फोकस करना, ध्यान देना। ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।